हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 112 के यूनिट नंबर 5 को देखेंगे और इसी के साथ यहाँ पर BPSC 112 का ब्लॉक नंबर 2 भी शुरू हो जाता है। फर्स्ट ब्लॉक में हमने पॉलिटिकल थॉट के, स्पेशली अगर हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो उसके मेजर 4 ट्रेडिशंस को देखा, जिसमें सबसे पहला आता है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, सेकंड आता है श्रमण ट्रेडिशन, थर्ड आता है हमारा इस्लामिक ट्रेडिशन और फोर्थ आता है भक्ति ट्रेडिशन। देन इसके बाद ब्लॉक नंबर 2 में हम इसके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, जैसे कि जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है जिसका नाम है राजधर्म। राजधर्म नाम का कॉन्सेप्ट हमें महाभारत के शांति पर्व में दिखाई देता है, जिसको लिखा है वेद व्यास ने। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स से। तो अगर हम एपिक महाभारत की बात करें तो यहाँ पर हमें फुल ऑफ पॉलिटिकल एडवाइस दिखाई देती है। मतलब पॉलिटिकल एडवाइस के नाम पर भर भर के हमें यहाँ पर सोर्सेज दिए गए हैं जो कि एक पर्सन्स को रिक्वायर्ड रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। यहाँ पर रियल वर्ल्ड अप्रोच का यूज़ किया जाता है, पर पीपल मतलब जो लोग हैं वो इस तरीके से इसको फिगर आउट करते हैं कि ये तो सिर्फ प्योर आइडियलिज्म है, इसका रियल लाइफ से तो कुछ लेना देना ही नहीं है। पर कोई अगर इसके डीप रूट्स को जानेगा तो उसे ये पता लगेगा कि निकोलो मैकेवली और सुनजू जैसे रिलीजियस स्कॉलर्स जो अपने रियलिस्ट थॉट्स देते हैं, वैसे ही महाभारत में भी हमें रियल वर्ल्ड स्ट्रेटजीज के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर हमें पॉलिटिकल पावर, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जैसे आइडियाज़ के बारे में जानने को मिलता है। साथ ही साथ भगवान कृष्ण भी यहाँ पर इसको आके जस्टिफाई करते हैं कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कैसे होनी चाहिए। अगर हमारी स्टेट यहाँ पर लड़ाई कर रही है, उसके लिए यहाँ पर हमें प्रावधान दिए गए हैं कि कैसे अपनी स्टेट को मैनेज करके रखना चाहिए। साथ ही साथ अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एंड अप्रोचेज, ये सारी चीज़ें भी हमें महाभारत में कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। तो शुरुआत अगर हम करें इसके इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही उठता है कि ये जो पुराने पुराने बढ़िया बढ़िया एपिक्स हैं, ये आज के टाइम के पॉलिटिकल थॉट में कुछ रेलेवेंस रखते हैं कि नहीं रखते हैं। पर इसका आंसर बनता है यस। अगर हम महाभारत को देखें एज अ ग्रेट एपिक तो हमें ये पता लगता है कि ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं है कि जो उस समय के इतिहास को बताए कि ये उस समय का इतिहास है, वहाँ ऐसा होता था वैसा होता था, ऐसा नहीं। बल्कि ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि एजुकेटर्स को एजुकेट करने के लिए भी काम आ सकता है। रिसर्चर्स का यहाँ पे ये ओपिनियन है कि महाभारत को हम एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन उनको नॉलेज प्रदान करने के लिए, ताकि अच्छा खासा एक नॉलेज सिस्टम बन सके, जिसमें जो नॉलेज है अगर उसे सही तरीके से हम देंगे तो जो लोग हैं वो आराम से अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकते हैं। अगर हम फिलोसॉफिकल टेक्स्ट की बात करें एज अ महाभारत, तो हमें ये दिखाई देता है कि सोसाइटी, ह्यूमन रिलेशंस और पॉलिटिक्स में भी महाभारत के कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पर ह्यूमन बींग्स को सिंगल लेयर्ड एनिमल के तहत ना लेकर बल्कि एक मल्टी लेयर्ड बींग कहा जाता है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर शांति पर्व की, तो शांति पर्व एक ऐसा अध्याय है इस महाभारत का जहाँ पर भीष्म और ये युधिष्ठिर हैं, ये इसको कन्वे करते हैं एज अ डिस्कोर्स ऑन स्टेट क्राफ्ट कि क्या कौन कौन से फंक्शंस स्टेट को परफॉर्म करने चाहिए, एक अच्छे राजा की क्या क्या ड्यूटीज़ होने चाहिए, नॉर्मल टाइम्स में और इमरजेंसी के टाइम्स में कैसे हम स्टेट को आराम से चला सकते हैं, और इम्पॉर्टेंटली हमें वेलफेयर स्टेट को अगर इस्टेब्लिश करना है तो हमें क्या क्या करना है। ये सारी चीज़ें हम इस शांति पर्व में आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम इसके किंगशिप की बात करें तो किंगशिप में ऑफ एंशियंट इंडिया हमें ये बताया जाता है कि एंशियंट इंडिया की जो किंगशिप है वो मेनली पैट्रियार्कल ऑटोक्रेसी होती है, जहाँ पर मेल्स ही ज़्यादातर कंट्रोल करके रखते हैं। और अगर हम आगे जाएं तो हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो किंग होते हैं, ये जो राजा होते हैं, ये लोगों के द्वारा, मतलब जो प्रजा है उनसे बाउंडेड रहते हैं। मतलब जो भी लोग उसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसे फॉलो करने पड़ेंगे, वो अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि राजा तभी तक है जब तक प्रजा उसे चाहती है, जब तक वो प्रजा की बातें सुनता है। जहाँ प्रजा की बातें उसने सुनना बंद कर दिया वहीं वो राजा भी गया। तो इसलिए यहाँ पर हमें कुछ राजा की ड्यूटीज भी बताई गई हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो राजा है उसे लोगों के नौकर की तरह काम करके रखना चाहिए। साथ ही साथ अपनी उसे पूरी जिंदगी दूसरों की सर्विस और अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए लगानी चाहिए,
ताकि वो उसकी स्टेट को आराम से चला सके और वो लंबे समय तक वहाँ पर उनको रूल कर सके। देन साथ ही साथ हमें कुछ इसके आगे पॉइंट्स बताए जाते हैं, जैसे कि अगर हम सिचुएशंस के हिसाब से देखें कि अगर आपकी स्टेट जो है वो नॉर्मल सिचुएशन में है तब तो सही है। अगर इमरजेंसी में है, अगर आपकी स्टेट में कहीं पैसे की तंगी है, कहीं आपकी स्टेट लड़ाई में जा रही है, कहीं आपकी स्टेट में कोई भूकंप वगैरह आ गया, तब आपको कैसे हैंडल करना है, अपने एनिमीज़ को कैसे एबॉलिश करना है, जो पागल लोग हैं उनको कैसे यहाँ पर पनिशमेंट देनी है, जो अच्छे लोग हैं वो आपको उन्हें इनाम देना है, जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको सैक करके रखना है, मतलब बंद करके रखना है। ये सारे आइडियाज़ भी हमें महाभारत के शांति पर्व में दिखाई देते हैं। अगर हम और आगे जाएं तो महाभारत में भी कौटिल्य की तरह सप्तांग थियरी भी दी गई है, जहाँ पर सेवन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की बात की गई है, जिसमें सबसे पहले आता है राजा, देन आता है मंत्री, फिर कोश, दंड, मित्र और राष्ट्र या नगर। तो शुरुआत करते हैं हम व्यास एंड महाभारत से। तो व्यास एंड महाभारत में हमें बताया गया है कि जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं और जो स्मृति हैं, वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर इनमें जो पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड नहीं होते। वहीं अगर हम ग्रेट ग्रेट एपिक्स जैसे कि महाभारत में जाएं तो हमें पॉलिटिकल आइडियाज़ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्रिहेंसिवली दिखाए जाते हैं। अगर हम इनके ऑथर की बात करें तो एक व्यास नाम के ऑथर हैं, ठीक है, जो कि अनसर्टेन आइडेंटिटी के साथ मिथिकल फिगर बने हुए हैं। व्यास का मतलब होता है अरेंजर या कंपाइलर, और ये उन्हीं सब ऑथर्स में से एक हैं जो कि यहाँ पर वेदों को कंपाइल करने में इनकी अहम अहम भूमिका रही है। साथ ही साथ इन्होंने महाभारत को भी रचा है। तो महाभारत को एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट हम देखें तो कुछ हिस्टोरियंस जैसे कि डी कौशाम्बी ये कंसिडर करते हैं कि महाभारत एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट ही है। ये एक ऐसा लॉन्गेस्ट एपिक है जिसको जनरल पब्लिक के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बाय एजुकेटिंग देम, ताकि वो उस एजुकेशन से, उस नॉलेज से वो अपनी डे टू डे लाइफ में आगे बढ़ सकें और सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें। अगर हम पॉलिटिक्स के व्यू पॉइंट से देखें तो इसमें भी महाभारत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में। जैसे कि शांति पर्व में और राजधर्म मनुशासन चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जिसमें हमें यह बताया जाता है कि मैन मेड और सिस्टमेटिक व्यू ऑफ पॉलिटिकल थॉट कैसा था उस समय के एंशियंट इंडिया में। शांति पर्व ऑफ महाभारत में हमें दंड नीति, राजधर्म, शासन पद्धति, मंत्री परिषद, कर व्यवस्था जैसे टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ जैसे हमने ऊपर भी देखा कि ड्यूटीज ऑफ किंग, गवर्नमेंट सिस्टम, डिफरेंट टॉगरेंस ऑफ गवर्नमेंट, इन सभी के बारे में भी हमें बताया जाता है। शांति पर्व कुछ प्रिंसिपल्स को भी एस्टैब्लिश करता है कि मोनार्की कैसी होनी चाहिए, राजतंत्र कैसे होना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर जो भीष्म है वो शांति पर्व में ऐसे बहुत सारे डिस्कोर्सेज देते हैं जिसकी वजह से हम राजधर्म को और अच्छे से समझ सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि जो उगता हुआ सूरज होता है वो अंधेरे को मिटाता है, वैसे ही राजधर्म अगर कोई राजा फॉलो कर ले तो वो सभी पूरी दुनिया से सारे इविल सिग्निफिकेंसेस को भी डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। शांति पर्व में 365 चैप्टर हैं, 13,716 नंबर ऑफ वर्सेस हैं, मतलब श्लोक वगैरह इसमें लिखे गए हैं, और 3 पर्वों में हम इसे डिवाइड करके रख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है राजधर्म मनुशासन पर्व, जहाँ पर ड्यूटीज ऑफ किंग और उसके गवर्नेंस के बारे में हमें बताया जाता है। सेकंड आता है अपाद धर्म मनुशासन पर्व, जहाँ पर हमें रूल्स ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया जाता है कि जब आपकी स्टेट इमरजेंसी में है तब आपको क्या क्या करना चाहिए। देन थर्ड हमारे पास आता है मोक्ष धर्म पर, जहाँ पर ये बताया जाता है, कुछ रूल्स दिए जाते हैं कि कैसे आप मोक्ष या सेल्वेशन को अचीव करके रख सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि महाभारत में ओरिजिन ऑफ स्टेट कैसे होता है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिक्स में एक मेजर एस्पेक्ट होता है, और ये सारी चीज़ें हमें महाभारत के वन पर्व में बताई गई हैं। तो शांति पर्व नाम का जो टेक्स्ट है वो हमें बताता है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट। मतलब जो ये स्टेट ऑफ नेचर है, नेचर मतलब जो ये पूरी धरती है, इस पूरी धरती की स्टेट में कोई भी इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता।
इसका मतलब ये कि कोई भी उस समय पर किंगली ऑफिस नहीं होता था। जो लोग थे वो थाइन एंड माइन, मतलब सबकी है, मतलब ये सारी प्रॉपर्टी कोई मेरी नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी, ये ऐसे मानकर लोग चलते थे। अब पॉइंट ये था कि उस समय पर कोई भी रूलर नहीं रहता था जो कि उन पर शासन करे, और इसी वजह से प्राइवेट प्रॉपर्टी भी नहीं रहती थी। सब तेरा मेरा की यहाँ पर आइडियोलॉजी पर चलते थे। और सारे क्लासिकल वर्क्स और एंथ्रोपो एंथ्रोपोलॉजिकल जो एविडेंस हैं वो हमें ये जानने में मदद करते हैं कि वो पूरा टाइम जो था वो एज ऑफ हार्मनी एंड हैप्पीनेस का था, जहाँ पर लोग खुशी खुशी अपनी ज़िंदगियों को बिताया करते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, वो सारी चीज़ें यहाँ से चली गई, वो सारी खुशियाँ यहाँ से चली गई, क्योंकि एग्रीकल्चर ने लोगों को एम्पावर किया कि वो जितना हो सके उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं और जितना हो सके उतना कंज्यूम भी कर सकते हैं। अब एक इंसान जिसको एग्रीकल्चर करना पता लग गया, अब वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा। प्रोडक्शन करेगा, जितना उसे चाहिए वो अपने पास रखेगा, बाकी जो बचा हुआ है वो मार्केट में जाके बेच देगा। अब इससे होगा क्या, उसके पास पैसा आने लगेगा। अब जैसे जैसे पैसा आएगा वो धीरे धीरे वेल्थ का एक्यूमुलेशन करेगा। वेल्थ का एक्यूमुलेशन करेगा, अब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बनाएगा कि अपना घर बनाऊंगा, अपनी ज़मीन लूंगा, ठीक है, अपनी बैलगाड़ी वगैरह लूंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस समय पर अब धीरे धीरे आने लगी। और फॉर द फर्स्ट टाइम हमें ये भी दिखाई देता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड घर भी बनने लग गए, जहाँ पर लोगों ने चावलों को स्टोर करना चालू कर दिया। खेतों को, बाउंड्रीज को, मतलब जो खेतों की बाउंड्रीज थी उनके नाम पर उनको डिवाइड करना चालू कर दिया ऑन द नेम ऑफ इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। और साथ ही साथ अब लोग दूसरों के घर से चावल चोरी भी करना चालू कर चुके थे विदाउट हैविंग देयर कंसर्न। अब इसी से कहानी आगे बढ़ती है। तो शांति पर्व में हमें यह बताया जाता है कि लोग अब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि एक राजा की तलाश में निकलते हैं, जिससे कि जो राजा है वो उनकी प्रॉपर्टी, उनकी फैमिली और उनके वर्णों को प्रोटेक्ट करके रख सके। साथ ही साथ वो इस सहमति पे भी आते हैं कि अगर कोई राजा हमें मिल गया जो हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, हमारी फैमिली को बचाए और हमारे वर्णों को कंजर्व करके रखे, तो उसे हम अपनी तरफ से भी अपने कुछ प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे सकते हैं। और इन्हीं सब सर्कमस्टांसेस में जो मनु है वो किंगशिप के आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं। मनु ब्रह्म के पुत्र हैं। तो मनु जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं और वो कहते हैं कि वो उनकी फैमिली, उनकी प्रॉपर्टी और उनके वर्णों को सुरक्षित रखेंगे। और 67th चैप्टर ऑफ शांति पर्व में हमें ये दिखाई देता है कि लोग अपनी सहमति से मनु को चुनते हैं, मतलब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, ताकि ये जो सिंफुलनेस प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर फैलती जा रही है, लोग डिवाइड होते जा रहे हैं, वो कम हो सके और एक सेंट्रलाइज सिस्टम हम यहाँ पर बना के रख सकें। शांति पर्व में हमें यह भी बताया जाता है कि अगर एक जगह पर राजा नहीं है तो इंटरमिक्सचर ऑफ कास्ट हो जाएगा। इंटरमिक्सचर ऑफ कास्ट हो गया तो यहाँ पर सोसाइटी में कन्फ्यूजन पैदा होगी। कन्फ्यूजन सोसाइटी में पैदा होगी तो यहाँ पर धीरे धीरे सोसाइटी कोलैप्स भी कर सकती है। तो इसीलिए शांति पर्व में ये भी बताया गया है कि धर्म का पालन एक राजा को करना चाहिए। धर्म मतलब कि एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेल्थ, कि जो भी दौलत, धन दौलत उस पर्टिकुलर स्टेट में है, राजा को उसे एक्वायर करना चाहिए और उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। वहीं हमें यह भी बताया जाता है कि अधर्म अगर बढ़ता है तो वर्णों में कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो इसलिए किंग का काम यह है, एक राजा का काम यह है कि वो धर्म को प्रिजर्व करके रखे, ताकि सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन फैमिली वो प्रोटेक्ट करके रख सके, उसकी प्रॉपर्टी को बचाए और कास्ट सिस्टम जो बना हुआ है वो भी उसको बचा सके। तो इससे हम ये तय कर सकते हैं कि दो पॉइंट सामने आते हैं, जहाँ पर ओरिजिन ऑफ किंगशिप या क्रिएशन ऑफ स्टेट जैसी चीज़ें हमें निकलते हुए दिखाई देती हैं। जहाँ पर सबसे पहला यही है कि हमें ओरिजिन ऑफ किंगशिप पता लगता है शांति पर्व में। सेकंड ये कि ओरिजिन ऑफ स्टेट में हमें यहाँ पर दो थियोरीज बताई जाती हैं। दो थियोरीज में सबसे पहली होती है डिवाइन ओरिजिन थियोरी। डिवाइन ओरिजिन थियोरी, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए थे, कि राजा जो है उसे भगवान ने भेजा है आपके ऊपर राज करने के लिए। अब लोग क्या मानते हैं कि भैया ये तो ठीक है कि भगवान ने इसको भेजा है, अब तो हमें इसकी बातें माननी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, जहाँ पर लोग राजा को एज अ इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते हैं कि ये तो भाई भगवान का अवतार है, भगवान ने यहाँ पर हमें रूल करने के लिए आए हैं।
सेकंड है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो कि यहाँ पर हमें बताई गई कि कैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट या एक सहमति बनाई कि मनु को हमारा राजा होना चाहिए, वो हम पे रूल करेंगे और आगे हमें बढ़ाएंगे। तो ये होती है हमारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब जैसे ही मनु यहाँ पर राजा बनते हैं, उनके पास एक बड़ी सेना आती है। अब वो इस तरीके से तैयार रहते हैं कि वो आगे अपनी टेरिटरी को यहाँ पर बढ़ा सकें थ्रू कॉन्क्वेस्ट। अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे राजा से डरने लगते हैं और धर्म को फॉलो करने लगते हैं। और इसी थियरी में हमें बताया जाता है कि जहाँ लोग पहले जंगल राज में रहते थे, मतलब जंगल के रूल्स एंड लॉज चलते थे, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, अब वो वैसा नहीं है। अब इस सिचुएशन में अब सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है, जहाँ पर ब्रह्म ने जो राजा को बनाया है, जो कि लोगों ने खुद चुना है, और एक कॉन्ट्रैक्ट बना है राजा और लोगों में कि जो राजा है वो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा और वहीं जो लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी से में कुछ हिस्सा यहाँ पर इसको ला के देंगे। तो ये पूरी थियोरी निकलती है हमारी ओरिजिन ऑफ किंगशिप की या स्टेट की। अगर हम आगे जाके बात करें तो शांति पर्व में हमें 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट भी बता के रखा है, जो कि हमें ऊपर इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। पर ये जो पूरा 7 एलिमेंट्स है वो जैसे कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में लिखा है वैसा नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। जहाँ पर सबसे पहला आता है किंग। किंग का मतलब होता है कि ये पूरी स्टेट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये हेड ऑफ द स्टेट भी है। ये न्याय का फव्वारा है, एज अ फाउंटेन ऑफ जस्टिस। उसे जुडिशियल, टैक्सेशन और रिलीजियस और कल्चरल प्रॉब्लम्स के साथ यहाँ पर उनको फेस करना होता है। साथ ही साथ उसे वर्ण ऑर्गेनाइजेशन और आश्रम सिस्टम को भी रेगुलेट करना होता है, उनको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। देन हमारे पास आते हैं अमात्य। अमात्य मतलब मिनिस्टर या ऑफिशियल्स। ये स्टेट की कुछ सेकंड सबसे बड़ी अथॉरिटीज होती हैं। शांति पर्व में यहाँ पर बताया गया है कि सचिव जो होता है वो किंग का एक बस हेल्पर मात्र होता है। वहीं जो अमात्य होता है वो उसका एक प्राइवेट सेक्रेटरी होता है, जो कि कदम कदम पर उसको एडवाइस देता है और उसकी एडवाइस से वो राजा अपना काम करता है। इसीलिए अमात्य को एज अ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमें यहाँ पर बताया गया है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। देन हमारे पास आता है ट्रेजरी यानी कोष। कोष अगर हम देखें तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा स्टेट का। कोष का कोरिलेशन है किंग के साथ, क्योंकि अगर हम देखें तो राजा अगर अच्छा है, राजा धर्म के यहाँ पर बिहाफ पे चलता है, तो राजा के पास अच्छा खासा ट्रेजरी होगा या उसके पास अच्छा खासा पैसा होगा। वहीं जो अगर राजा पागल है, वो दूसरी यहाँ पर प्लेजर्स लेने में उस पैसे को खर्च करता है और प्रजा को सर्विसेज के नाम पर कुछ भी नहीं देता, तो वो ट्रेजरी हमेशा आपको खाली ही दिखाई देगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि रिच ट्रेजरी डिपेंड्स ऑन द राइचियस किंग, कि अगर राजा धर्म के बिहाफ पर चलता है तभी ट्रेजरी अच्छी होगी, और अगर राजा पागल है, राजा को अपनी ही पड़ी है, दूसरों की पड़ी ही नहीं, तो उसका जो ट्रेजरी है वो हमेशा खाली रहेगी और प्रजा यहाँ पर गरीब बनी रहेगी। सेकंड आता है हमारे पास दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है किला, ठीक है, कि दुर्ग को एज अ सॉवरेनिटी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉवरेनिटी की तरह यहाँ पर कंसिडर किया जाता है कि अगर आपके पास एक स्टेट है और उसमें दुर्ग है तो इसका मतलब आप सॉवरेन है, क्योंकि आपका किंग जो है वो इस काबिल है कि वो अपनी कंट्री को दूसरी यहाँ पर कंट्री से डिफेंड कर सकता है, आपकी रक्षा कर सकता है। और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है मित्र यानी अलाय। यानी आज के टाइम पे देखें तो हमारे देश के कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, जैसे कि यूएस, रशिया वगैरह है, वैसे ही उस समय पर चलता था, जहाँ पर मित्र को एज अ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता था स्टेट के लिए। अब ये अलाय भी बहुत तरीके के होते हैं। भीष्म 80th चैप्टर ऑफ शांति पर्व में कहते हैं कि ये जो तीन जो अलाय हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है सहरथ, जो हेरिडेटरी फ्रेंड्स होते हैं। मतलब एक राजा है, उसके पिता हैं, उसके पिता के कोई फ्रेंड हैं दूसरे राज्य में, तो वो राज्य अगर देखा जाए तो इसका फ्रेंड हो गया ये। सेकंड है भजमन, जिसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया। देन थर्ड है सहज। सहज मतलब किन रिलेटेड वंस है, कि फॉर एग्जाम्पल आपका राजा है, ठीक है, राजा की किसी रानी से शादी हुई तो रानी वाला जो राज्य है वो भी इसका कुछ फ्रेंड वगैरह बन गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन फोर्थ हमारे पास आता है कृत्रिम, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये कुछ ऐसे अलायंस होते हैं जो कि एक राजा अगर दूसरे कंट्री के राजा को कुछ गिफ्ट वगैरह देता है
तो वो उसका फ्रेंड बन जाता है। ये होते हैं ऐसे कृत्रिम यहाँ पर अलायंस। तो ये बात होती है यहाँ पर ओरिजिन ऑफ स्टेट की। अब आते हैं हम किंगशिप पर। तो अगर हम किंगशिप की बात करें तो आर एस शर्मा नाम के एक हिस्टोरियन हैं, वो ये कहते हैं कि शांति पर्व के 67 चैप्टर में हमने देखा कि ओरिजिन ऑफ स्टेट पर एक एप्रोप्रिएट थियरी हमें दी गई है, जहाँ पर जो राजा हैं और लोग हैं इनके बीच में कुछ ना कुछ हमें सिंथेसिस बनता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर लोग टैक्स पे करते हैं, मिलिट्री को सर्विसेज देते हैं कि फॉर एग्जांपल मिलिट्री कहीं जा रही है तो बीच में अगर कोई गांव पड़ा तो उस गांव के लोग जो वो सेना है उसकी सेवा करते हैं। साथ ही साथ जो किंग है उसकी भी कुछ ड्यूटीज हैं, जैसे कि उसे कोष को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए, उसे दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, और बाकी जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 7 उसे भी उनको फॉलो करके रखना चाहिए, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लोगों के साथ बनाया वो उसको हम फुलफिल कर सकें। अगर हम किंगशिप की बात करें इन अकॉर्डेंस विद महाभारत, तो यहाँ हमें बताया जाता है कि जो स्टेट है उसका एम यही है कि प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करें, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखे, और जो 4 पुरुषार्थ जो एक इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो उसे डेवलप करने में मदद करेंगे, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो उसे ऐसा अपनी स्टेट को बनाना चाहिए कि हर एक इंसान अपने 4 पुरुषार्थ को आराम से फॉलो कर सके। देयरफॉर द स्टेट्स मेन एम इज टू हेल्प द पीपल टू अटेन दीज एम्स। सबसे बड़ा एम यही है। 59 चैप्टर ऑफ शांति पर्व में हमें दंड और दंड नीति के बारे में बताया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जो राजा है उसे धर्म और वर्ण व्यवस्था को भी प्रिजर्व करके रखना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू महाभारत हमें ये भी बताया जाता है कि जो राजा है उसी से ही राज्य बना, मतलब राजा से राज्य बना। और इससे यहाँ पर भीष्म ये कहते हैं कि अगर हम फर्स्ट चैप्टर ऑफ शांति पर्व में देखें तो यहाँ पर किंग के ओरिजिन के बारे में ही बताया जाता है, ठीक है। जहाँ पर उसे कुछ 5 एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जैसे कि उसे डिफेंस करना आना चाहिए, उसे लड़ना आना चाहिए, धर्म के अकॉर्डिंग उसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करना चाहिए और अपने लोगों को खुशियाँ देनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हम ये देख सकते हैं कि किंगशिप में इनको इंक्लूड किया गया है, जो कि इन्हें थोड़ा पहले करना चाहिए था। लेकिन आगे बढ़ते हैं अब गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट में जो किंग है वो यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव है, मतलब सारी ताकत किंग के पास है, उसे सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस परफॉर्म करने हैं विच आर एस्टेब्लिश बाय धर्म। अब जो किंग है वो अपॉइंटिंग और रिमूवल अथॉरिटी दोनों है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल किंग जो है वो खुद ही अपने अमात्य को अपॉइंट करेगा, वो खुद ही अपने अमात्य को रिमूव करेगा। तो ये अथॉरिटी सिर्फ किंग के पास है और किसी के पास भी नहीं। यहाँ पर हमें शांति पर्व में ये दिखाया जाता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स है वो किंग के द्वारा ही होगा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। साथ ही साथ उसे ये भी देखना चाहिए किसी को अपॉइंट करते हुए कि वो कोड ऑफ कंडक्ट का किस तरीके से पालन करता है, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कैसा है। अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसे लेना चाहिए, कम एक्सपीरियंस है तो नहीं लेना चाहिए। इंटरस्टेट रिलेशंस की बात करें तो ये किंग की ड्यूटी है कि वो अपने गुप्तचर जो हैं या जो एम्बेसडर हैं जो बाहर के उनके राज्य में जाएंगे, उस राजा का संदेशा लेकर वो भी उसे अपॉइंट करके रखने चाहिए। साथ ही साथ अपने स्टेट के बारे में उसे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी समय अपनी स्टेट का डिफेंस कर सकें। उसे कुछ फाइनेंशियल ड्यूटीज़ भी करके रखनी चाहिए। साथ ही साथ उसे 1/6 टैक्स जो भी वो ले रहा है अपने सब्जेक्ट से या अपने प्रजा से, उसके बिहाफ पर उनकी प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए। अगर हम ग्राउंड लेवल पर जाएं तो यहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि जो राजा है उसे लोग यहाँ पर अपने नौकर की तरह ट्रीट करते हैं कि भैया ये तो हमारा नौकर है, क्योंकि हम इसे टैक्स देते हैं और इसका एक कॉन्ट्रैक्ट है हमारे साथ कि हमारी सभी चीज़ों की प्रोटेक्शन करेगा। पर्सनल सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर किंग की लाइफ में, तो इसी वजह से यहाँ पर ये से बताया जाता है कि जो राजा है उसे एक्सटर्नल थ्रेट से बचा कर रखना चाहिए। साथ ही साथ उसे सभी वर्णों की प्रोटेक्शन करके रखनी चाहिए और वेलफेयर ड्यूटीज़ करनी चाहिए। देन हमें आता है कि जो किंग है उसे इमरजेंसी के टाइम, जैसे कि सूखा कहीं पड़ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, ठीक है, कहीं पे भूकंप वगैरह आ गया, जो लोग वहाँ पीड़ित हैं उन लोगों को उसे कुछ पैसा वगैरह देना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो आगे कुछ ज़्यादा झेल ना सकें। साथ ही साथ उसे वेदों का प्रिजर्वेशन भी करना चाहिए और जो चीज़ें या जो ऑब्स्टिकल्स
कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनमें दखल दे रहे हैं, तो उसको उन्हें पनिश भी करके रखना चाहिए। देन उसके बाद हमें, अगर हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ की बात करें, तो शांति पर्व में हमें यहाँ पर बताया गया है कि थ्रू गवर्नमेंट, पीस, लॉ एंड ऑर्डर, अगर ये एक राजा आराम से और अच्छे से धर्म के अकॉर्डिंग इनको फॉलो करता है, तो वो अपनी स्टेट को आसानी से मेंटेन करके रख सकता है। जहाँ पर उसकी गवर्नमेंट या उसकी सरकार का काम यही है कि वो अपने लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करें, उनको जस्टिस दें, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम किंग की बात करें, तो गुड गवर्नेंस उसे करनी चाहिए, जहाँ पर उसके राज में लोग जो हैं वो आसानी से बिना किसी टेंशन के सो सकें और आराम से अपनी सारी चीज़ें कर सकें। और शांति पर्व में हमें ये भी बताया गया है कि कैसे एक किंग को इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट और ड्यूटीफुल मिनिस्टर्स का ही अपॉइंटमेंट करके रखना चाहिए, जो कि उस समय की गवर्नमेंट का एक हाई स्टैंडर्ड माना जाता है। देन अगर हम आगे बात करें जस्टिस की, तो जस्टिस के बारे में भी हमें यहाँ पर बताया गया है। उस समय पर जस्टिस तो वर्ड था नहीं, तो इसलिए यहाँ पर दंड नीति का उपयोग किया गया है। अगर हम दंड नीति की बात करें, तो भीष्म ये कहते हैं कि अगर दंड नीति अगर एक स्टेट में नहीं रहेगी, तो 3 वेद जो हैं वो इस धरती से मिट जाएंगे। जो 4 वर्णों की ड्यूटीज हैं वो मिक्सअप हो जाएंगी और जो सोसाइटी है उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो इसी के लिए यहाँ पर जो राजा की प्राइम ड्यूटी है वो यही है कि उसे वेल वर्स तरीके से दंड नीति को फॉलो करना चाहिए। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जो भी उस पर्टिकुलर किताब में लिखा गया है, एक एक चीज़ को राजा को उसे फॉलो करवाना चाहिए, ताकि दंड के बिहाफ पर वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, जो सोए हुए हैं, ठीक है, वो उन्हें जगा सके। साथ ही साथ यहाँ पर इसी वजह से जो दंड का भय है, उसकी वजह से जो भी यहाँ पर बेफालतू के लोग हैं जो कि गलत काम करते हैं, दूसरों को मारते हैं, चोरी चकारी करते हैं, ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर कम कर सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अंधेरे में चली जाएंगी। जो 4 पुरुषार्थ लोगों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जहाँ पर धर्म का मतलब है ह्यूमन जस्टिस, धर्म का मतलब है सेट ऑफ ड्यूटीज़, साथ ही साथ धर्म का मतलब है मोरालिटी। तो ये हो गया एक। सेकंड आता है हमारे पास अर्थ। अर्थ का मतलब है कि जो भी ऐसी वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी जो कि नेसेसरी है हमें जीने के लिए, वो हमें चाहिए, ठीक है, कुछ पैसा वगैरह हो गया। काम, काम का मतलब होता है भाई, आप देख सकते हैं कैसा काम, सेक्सुअल अर्ज वगैरह मैन की। साथ ही साथ जो मोक्ष है, हायर एंड ऑफ लाइफ में यहाँ पर जाता है, जहाँ पर जो आत्मा है उसकी प्रोग्रेस के लिए यहाँ पर हमें एक रास्ता तय करना होता है। तो ये अगर 4 पुरुषार्थ एक राज्य में लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, इनको अचीव नहीं कर पा रहे, तो वो राज्य सही नहीं है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें कि अगर एक राजा इतना काबिल है कि वो अपनी प्रजा के लिए इतना सब कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से प्रजा इन 4 पुरुषार्थ को फॉलो करे, तभी वो राज्य अच्छे से चल सकता है। और क्योंकि राजा यहाँ पर दंड नीति का उपयोग करता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान बन जाती हैं। देन हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है इंटर स्टेट रिलेशंस। इंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में भीष्म बहुत ही इलेबोरेटली बोलते हैं। भीष्म ये कहते हैं कि राजा को अपने जो भी दुश्मन हैं उसको कुछ चतुर तरीके से, या हम कहें कि डिप्लोमेटिक मीन्स से, उसे यहाँ पर इनको कट डाउन कर देना चाहिए। एक पावरफुल किंग वही है कि कमज़ोर से कमज़ोर दुश्मन को भी वो उसे अंडर एस्टिमेट ना करे। क्योंकि बीच में कहते हैं कि अगर हम देखें तो एक चिंगारी, छोटी सी चिंगारी आग पैदा कर सकती है। एक एक बूंद जहर की हमें हमारी जान ले सकती है। वैसे ही एक छोटा सा, बहुत ही कमज़ोर सा, मतलब आपका दुश्मन अगर आपके राज्य में रेफ्यूज ले ले, तो आपका जो राज्य है वो ख़त्म भी कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर एक कहा जाता है कि जो राजा है, अगर वो किसी से भी ट्रीटी भी करता है, मतलब संधि करता है दोस्ती वगैरह की भी, तो भी उस पर उसे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने पाकिस्तान के साथ ट्रीटी करके रखी हुई है, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लें कि भैया ये कुछ भी करेगा, हमारे अहित नहीं होने का। ऐसा तो होता नहीं। पाकिस्तान आज भी यहाँ पर आतंकी हमले करवाता है, पीओके लेके बैठा हुआ है। सेम एज विथ चाइना, चाइना के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में हमने कितनी ट्रीटीज उसके साथ साइन करके रखी हुई हैं।
फिर भी वो वहाँ पर सलामी स्लाइसिंग के ज़रिए अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश करता है। तो वैसी ही चीज़ें हम यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस में बताई गई हैं। तो इंटरनेशनल स्टेटस अगर हम रिलेशंस देखें, तो यहाँ पर कहा गया है कि स्पाई सिस्टम और एम्बेसडर जो हैं, वो एक राजा के पास होने ही चाहिए। तो अगर हम एसेंस में देखें, तो इस पूरे शांति पर्व में हमने देखा कि राजा की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, सिटीजन्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, मिनिस्टर्स के क्या राइट्स होते हैं, ठीक है? ये सब ने शांति पर्व में देखा। हमने साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी देखी, इंटर स्टेट रिलेशंस देखे, ऑरिजिन ऑफ स्टेट भी देखा। तो इसी कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो महाभारत का ये शांति पर्व है, वो इतिहास का एक ऐसा खजाना है ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, डिप्लोमेसी, पॉलिटी एंड फिलॉसफी एंड थॉट, जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं, मतलब इंडिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत, होल ह्यूमैनिटी के लिए भी एक खजाना है, जो कि इसको अगर आराम से फॉलो करे या अच्छे से फॉलो करे, वो स्टेट जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट के रास्ते पर चल सकती है और यहाँ पर अपना स्टेटस जो है वो उसको ऊंचा कर सकती है। तो यहीं पर हमारा पूरा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।